ये आज का सेशन नाउ। सो दिस इज द क्रेज कोर्स। उसके पहले हम थोड़ा साइंस को समझ लेते हैं, क्या साइंस है। तो व्हाट इज द साइंस? एक साइंस जो वर्ड है वो एक लेटिन वर्ड से आया हुआ है। ब्रिज कोर्स हम बाद में थोड़ा सा टाइम के बाद स्टार्ट करेंगे, पहले हम साइंस का फील ले लेते हैं। जैसे कि ये टॉपिक ऑलरेडी आपको फर्स्ट चैप्टर के अंदर थोड़ा सा बहुत सीखने को मिल जाएगा, लेकिन ये फर्स्ट लेक्चर से, क्योंकि अभी तक आप सीख रहे थे वो क्या था, मैथ, साइंस, एसएस, इंग्लिश, या बहुत सारे सब्जेक्ट्स थे। अब आपके लिए ज्यादातर ये साइंस एक मेन सब्जेक्ट के फॉर्म में आया हुआ है। ओके, तो साइंस का वर्ड है टू नो, जानना। कोई भी चीज को यदि जानने की इच्छा है आपको, ओके, दैट इज कॉल्ड द साइंस। अब हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू, आपका जो सीखने का तरीका है वो थोड़ा बदलना पड़ेगा बच्चों। बदलने का रीजंस ये है क्योंकि यदि अभी तक आप जो चीज सीख रहे थे वो एक्चुअली एक एज ए सब्जेक्ट और एक रिजल्ट के लिए सीख रहे थे। यदि बच्चों साइंस के अंदर रिजल्ट लाना है तो एक चीज काम माइंड में डाल दो कि उस चीज के साथ इन्वॉल्वमेंट रख के उस चीज को सीखना पड़ेगा। अंदर घुस जाना है उस चीज को एज ए सब्जेक्ट और रिजल्ट के लिए। कोई थियरी को रट्टा मार रहोगे, देन इट विल बी द वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। रट्टा मारने वाले स्टूडेंट्स कभी साइंस में रिजल्ट नहीं ला पाते। यदि आप रट्टा मार के भी अभी रिजल्ट ला रहे हो, दैट मीन्स अभी सुधर जाओ बच्चों। ओके, तो साइंस का मीनिंग क्या है? टू नो, कोई भी चीज को जानना, उसको हम क्या बोलते हैं? साइंस। कोई भी चीज को हम ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद उसका एक्सप्लोर करते हैं, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, और इस एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट्स है उसको हम प्रिडिक्शन के साथ हमारे पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं इस वर्ल्ड के सामने। जैसे कि एक न्यूटन्स ने जब एप्पल गिरा था तब उसको ऑब्जर्व किया, एक्सप्लोर किया, क्या अभी उसने 2-3 बार क्या किया, उसको ये चीज माइंड के अंदर एक क्वेश्चन आई भी ऐसा क्यों हुआ है। बाद में उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए, उस एक्सपेरिमेंट के फॉर्म में उसने एक प्रेडिक्शन निकाला कि जो अर्थ एक मैग्नेट जैसा और हर एक चीज को अपनी तरफ खींच रहा है, यानी कि अर्थ हर एक बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहा है, देन ही विल डिस्कवर द ग्रेविटेशनल लॉ। तो ऐसे कोई भी चीज लॉ फाइंड होता है। तो जो स्टडी इस साइंटिस्ट लोग ने किया था, ऐसी ही स्टडी बच्चों आपको इस सब्जेक्ट के अंदर करनी है। ओके, प्रैक्टिकल नॉलेज तो जरूर आपके पास होगा, लेकिन आपको थियरी नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज को कैसे कंबाइन करना है, लिंक करना है, वो चीज आज आपको साइंस में सीखने को मिलेगी। और आपको वैसे मैंने बताया कि साइंस से आपके माइंड को डेवलप होना स्टार्ट होगा। ओके, तो अलग अलग ऐसे लो, अलग अलग ऐसे इवेंट्स जो लो समझाते, जैसे कि अर्थ जो है वो सन के आसपास क्यों घूम रही होती है, मून जो है अर्थ के आसपास क्यों क्यों घूम रहा होता है। यही चीज एक दूसरा है कि एप्पल जब नीचे गिरा था तो न्यूटन ने सोचा कि नीचे क्यों गिरा। ओके, टाइड जो आ रही है, अभी आपको पता है कि ये जो स्टॉर्म आ रहा है, राइट, तो इसका भी रीजन क्या होता है, लो टाइड हाई टाइड का भी रीजन। तो ये सारी जो इवेंट्स हो रही है, डिफरेंट डिफरेंट इवेंट, वो आपको पता है कि एक ही लॉ के ऊपर डिपेंड है। कौन से लॉ? दैट इज द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यानी कि इस चीज को हमें समझना है कि हम जब अब कोई एक लॉ सीखेंगे, जब साइंस के अंदर कोई फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के अंदर जो कोई थ्योरी सीखेंगे, वो थ्योरी के साथ कौन कौन सी हमारी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जो इवेंट्स है वो जुड़ी हुई है, वो हम समझने का ट्राई करेंगे। यदि आप उस न्यूटन्स के लॉ के रट्टा मार लोगे उस थ्योरी को, तो कुछ नहीं होने वाला है बच्चों। उसके साथ जुड़ी हुई प्रैक्टिकल चीज को आपको अप्लाई करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। ओके, नाउ साइंस क्या है, फिजिक्स क्या है? तो इट्स वे एवर डायनामिक्स। डायनामिक्स मीन्स व्हाट, कि वो हर बार चेंज होता रहता है। आज जो आप उसको मान रहे थे, कल कोई किसी ने ऐसा ऑब्जर्वेशन कर लिया और सोच लिया और उसके ऊपर वर्कआउट करके उसने नया लॉ बना दिया। तो साइंस में ऑलवेज क्या होता है बच्चों? चेंज होता है। जब एग्जिस्टिंग थियरी कोई चीज को, ऑब्जर्वेशन को समझा नहीं पा रही है, देन साइंस के अंदर चेंज हो रहा होता है। जब जब किसी को डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, जब किसी को डाइजेस्ट नहीं हो रहा था कि भाई ये जो अर्थ है वो फ्लैट नहीं है, तब जाके एक नई थियरी आई, क्या कि अर्थ स्फीयर है। ये काफी सारी चीज हम इस साइंस के अंदर सीखेंगे। तो साइंस क्या है? डायनामिक्स है। कैसे डायनामिक्स? तो बच्चों आइंस्टाइन ने सबसे पहले, देखो ये जो आपके सामने जो फॉर्मूला दिख रहा है, दैट इज द बिगेस्ट फॉर्मूला इन द साइंस। तो ये जो आइंस्टाइन ने ये फॉर्मूला सिखाया था सबसे पहले बच्चों, मेरी आवाज एकदम क्लियर आ रही ना? चेक कर लो बच्चों, गिव मी आंसर, यस और नो। यस सर। ओके, यस थोड़ा सर। नेटवर्क के इश्यू की वजह से शायद प्रॉब्लम हो,
तो यू कैन इन्फॉर्म मी, राइट, मुझे बता खास देना है भूले बिना। चलो, मास एंड एनर्जी, वी यूज्ड टू थिंक ऑफ मास एंड एनर्जी। अब हम ऐसा सोच रहे हैं कि मास और एनर्जी दोनों अलग अलग चीज है, ओके, लेकिन बच्चों एक्चुअली आपको पता है कि मास और एनर्जी एक ही चीज, इंटर कन्वर्टेबल्स है। मास को एनर्जी में, एनर्जी को मास में आप कन्वर्ट कर सकते हो बच्चों। बोलोगे सर कैसे? जब आप वुड को, पेट्रोल, डीजल, तो जब आप बर्न कर रहे हो तो क्या होता है, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। 1 किलोग्राम पेट्रोल, 1 लीटर पेट्रोल को जब गाड़ी के अंदर डालोगे और चलाओगे, एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी, फ्रिक्शन एनर्जी, साउंड एनर्जी। तो एक दूसरे के अंदर इंटर कन्वर्टेबल्स होता है। और ये साइंस का लॉ E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर इज द बिगेस्ट फॉर्मूला इन द साइंस। इट्स अ रिवॉल्यूशन इन द साइंस। तो ये सारी चीज आप डिटेल्स के अंदर साइंस के अंदर सीखोगे। ये फॉर्मूला के ऊपर हम इतना वर्कआउट करेंगे कि इसको हम दिल के अंदर बिठा लेंगे। इस फॉर्मूला को इतना डिटेल्स में बात करेंगे कि यू कैन फील दैट यू आर द साइंटिस्ट, यू आर द मैथमेटिशियंस, यू आर द फिजिशियंस। आप इतना फील करने लगोगे कि आप खुद साइंटिस्ट हो, इस लेवल का आप इस साइंस के अंदर पढ़ोगे। और आई एम कमिटेड, मैं आपको 100% उस लेवल पे ले जा रहा हूं। नो डाउट 10th स्टैंडर्ड में हम कोई भी चीज के अंदर डिटेल्स में नहीं जाते थे। साइंस में एक एक चैप्टर्स के अंदर 12-12, 13-13 मिनिमम लेक्चर्स होते बच्चों। तो आप समझ सकते हो कितना डिटेल्स के अंदर स्टडी करेंगे। एक एक टॉपिक, खाली एक आज का टॉपिक है एक, तो उसके ऊपर खाली एक लेक्चर्स ही होता है। एक टॉपिक के ऊपर एक लेक्चर्स होता है। इतना डिटेल्स में हम बात करेंगे हर एक चीज के साथ। आइंस्टाइन ने सबसे पहले ये थ्योरी दी थी मास एनर्जी, तो इसका लो बाद में चेंज हुआ, पता चला। अब आप कोई बता सकते हैं बच्चों की जो मास है वो क्या चेंज हो सकता है? जैसे कि आपने 9th स्टैंडर्ड में ग्रेविटेशन वाले चैप्टर्स में सीखा था मास एंड वेट। तो वेट चेंज हो सकता है, जैसे अलग अलग मून के ऊपर, अर्थ के ऊपर। लेकिन क्या बच्चों मास चेंज हो सकता है? राइज, गिव मी आंसर, मैसेज कर सकते हो या बोल सकते हो आप, क्या मास चेंज हो सकता है? नो सर। तो अभी तक आपने तो नो यही सर। यस, सारे स्टूडेंट्स का नो आंसर आया। तो आप भी अभी तक आपने यही सीखा है कि मास डज नॉट चेंज, मास कैन नॉट चेंज। वो हमारी थियरी थी, पुरानी थियरी थी, आइंस्टाइन की थियरी थी बच्चों। अब थियरी चेंज हो गई। जैसे कि हमने बताया कि फिजिक्स इज अ डायनामिक, फिजिक्स इज अ डायनामिक, यानी कि वर्ड चेंज होता रहता है। मास कैन बी ऑल्सो चेंज। न्यूटन का थॉट था मास चेंज नहीं हो सकता, मास कैन नॉट चेंज, सॉरी मास विल नॉट चेंज। लेकिन बच्चों मास चेंज हो सकता है। मास तो कैसे मास चेंज हो सकता है? मास विल नॉट चेंज का जो थॉट है न्यूटन्स का, उसको रॉन्ग प्रूफ किया आइंस्टाइंस ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से। न्यूटन ने बताया कि मास चेंज नहीं हो सकता, लेकिन आइंस्टाइंस ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के साथ एक्सप्रेशंस दिया कि मास कैन आल्सो बी चेंज व्हेन योर स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ लाइट। जब आप लाइट की स्पीड से ज्यादा भागने लगोगे ना, तब आपका मास चेंज हो जाएगा बच्चों। I know you cannot digest these things, but you can imagine the situations, imagine the law। भैया ऐसी चीज हम इसके अंदर सीखेंगे, या मजा आएगा इस चीज को। जस्ट एंजॉय करना इस चीज को यार, मजा आएगा आपको। साइंस के अंदर आप फील करोगे कि यार ऐसा कभी बोर नहीं होगा यदि आप उसको एंजॉय करना स्टार्ट कर दो। यदि एंजॉय कर लिया ना सब्जेक्ट को, देन इट विल बी द वेरी इजी फॉर यू। बहुत इजी है, मेहनत नहीं लगेगी आपको मार्क्स लाने में। कौन सा फॉर्मूला दिया आइंस्टाइंस ने? m इज इक्वल्स टू m नॉट अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। इस चीज को हम डिटेल्स में सीखेंगे फिजिक्स के अंदर बच्चों, कि कैसे चेंज होता है बच्चों। आई नो कि आप शौक हो गए कि सर मास कैसे चेंज, अभी तक 10th स्टैंडर्ड तक तो किसी ने बताया नहीं। सर आप तो फिजिक्स के टीचर्स थे, आपने क्यों नहीं कभी बताया कि मास चेंज नहीं हो सकता? तब आपका लेवल नहीं था बच्चों। शायद मैं उस टाइम पे बताता तो आप उस चीज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, जैसे अभी नहीं कर सकते। तो वो हम प्रूफ करेंगे थ्योरी के अंदर। ऐसी सारी चीज इसके अंदर आएगी। एटॉमिक थ्योरी आई थी, एरिस्टोटल्स एंड डाल्टन्स ने बताया था भाई ऐसा कुछ होता है कि एटॉम्स है वो अनडिविजिबल से। बाद में साइंटिस्ट आया, थॉमसन आया, जो वाटरमेलन स्ट्रक्चर बच्चों याद है ना, वाटरमेलन स्ट्रक्चर, पल्प वाला, इलेक्ट्रॉन, यस, प्रोटॉन, रिंग। बाद में रुथरफोर्ड आया, गोल्ड लीफ, ये गोल्ड का जो एक्सपेरिमेंट था ना रुथरफोर्ड का, बहुत सारे रे भेजे थे, बाद में सारे रिटर्न नहीं आए, सारे यानी कि पास हो गए, बहुत
कम रिटर्न आया और उससे पता चला कि ये जो एटॉम्स है ना वो तो पूरा हल्का गोला है। थॉमसन ने क्या बताया था कि दैट इज द रिजिड चीज। रुथरफोर्ड ने बताया रिजिड यानी कि रिजिड चीज है, उसके अंदर मटेरियल भरा हुआ है पूरे स्फीयर के अंदर, एटॉम्स के अंदर। रुथरफोर्ड ने बताया कि भाई ये तो पूरा हल्का गोला है, खोला है, खोखला है, होलो है, इसके अंदर बहुत छोटे से एरिया के अंदर एक मास जो चीज भरी होती है, प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स भरे होते हैं, उसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। तो तब रुथरफोर्ड ने इस चीज के बारे में बताया। लेकिन रुथरफोर्ड के थोड़े से लिमिटेशंस थे। क्या लिमिटेशंस थे भाई? इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहे तो अंदर नहीं घुस जाते, वो बोहर ने बताया। बोहर ने एक प्रॉपर वे से एक्सप्लेनेशन किया एटॉमिक थ्योरी का। तो मैंने बोला कि चेंजिंग द रूल्स मींस हर एक साल के बाद सालों के बाद हर एक थियरी को अपनी तरफ से कुछ चेंज होता रहता है। शायद आज हम चीज मान रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। अब मानोगे नहीं बच्चों, अभी टेक्स्ट बुक के अंदर आप एनसीईआरटी में 12th स्टैंडर्ड के अंदर एक चीज पढ़ोगे अभी तक जो पढ़ा हुआ है, क्या भी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सारा इनडिविजिबल है। ओके, प्रोटॉन को तोड़ नहीं सकते बच्चों। अभी थोड़े साल पहले ये एक थियरी आ गई है कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर मेड फ्रॉम द क्वार्क्स। वो भी टूट सकते हैं, तोड़ सकते हैं, वो भी कोई चीज से बने होते हैं। वो है क्वार्क्स, डाउन एंड अप क्वार्क्स, जो अभी आपकी एनसीईआरटी में या आपकी बुक्स के अंदर नहीं दिया, लेकिन रेफरेंस बुक में वो चीज मिल जाएगी, हमारे हैंड रिटन नोट्स के अंदर मिल जाएगी। ये सारी चीज जो अभी रिसेंटली क्या हुई हो, इन्वेंट हुई है। क्योंकि जी नीट के अंदर खाली एनसीईआरटी का चीज नहीं पूछते, वो कभी भी कोई भी थियरी जो रिलेटेड टू टॉपिक है वो पूछ सकते हैं समटाइम्स। तो इसीलिए हम हर एक चीज को जानने का ट्राई करेंगे। बाद में मॉडर्न फिजिक्स आए 1930 के बाद, और मॉडर्न फिजिक्स क्या है और मेरी आपकी किसी की कोई की औकात नहीं है उसको ज्यादा हम जान सके, लेकिन फिर भी हम मॉडर्न फिजिक्स का बेसिक कंसेप्ट जो 5 to 10% ले हम 12th स्टैंडर्ड के अंदर एटॉम्स एंड न्यूक्लियस वाले चैप्टर्स के अंदर फिजिक्स में सीखेंगे बच्चों। बाद में ये न्यूक्लियर फ्यूजन्स, ये चेन रिएक्शंस क्या है, आइंस्टाइन ने कैसे बताया। ये जो अभी आप पता होगा कि भाई कौन सा इजराइल के अंदर एटॉमिक बॉम्ब का भी ज्यादातर थोड़ा बहुत यूज हो रहा होता है। ये सारी चीजें, रॉकेट्स का यूज हो रहा है, ये सारी चीज का एक्सप्लेनेशन हम प्रॉपर वे से सीखेंगे। ये पूरे के पूरे जो अभी मैं टॉपिक बता रहा हूँ उसके एक दो चैप्टर्स है, एक टॉपिक के 2 चैप्टर्स, एक टॉपिक के 2-3 चैप्टर्स, ये सारी चीज आप फिजिक्स के अंदर पढ़ोगे। नाउ देखो आज शायद बोर हो सकते हैं आप लेक्चर्स के अंदर, क्योंकि थियरिकल नॉलेज होगा। क्या जैसे ही हम प्रैक्टिकल नॉलेज बेस जाएंगे तब ये सारी चीज आपको ऐसे मैंने ब्रिज कोर्स अभी चालू नहीं किया, ये सब अंडरस्टैंडिंग, यानी कि अब मैं आपको क्या क्या सीखोगे, फिजिक्स क्या है, साइंस क्या है, ये चीज आपको बता रहा हूँ अभी। ओके, नाउ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। काफी सारे स्टूडेंट है ना एक चीज भूल करते, डर ले। जिस स्टूडेंट्स ने मैथ्स का डर से बायो लिया है ना बच्चों, तो याद रखना मैथ्स का फुल फॉर्म है MATH। M फॉर मेरी, A फॉर आत्मा, T फॉर तुझे, H फॉर हमेशा, S फॉर सताएगी। मेरी आत्मा तुझे हमेशा सताएगी, दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ मैथ्स। यानी कि यदि आप छटक गए, ऐसा सोच रहे कि फिजिक्स ले लिया, हाँ मैथ्स से हम छूट गए, तब ऐसा नहीं होगा बच्चों। मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, यानी कि फिजिक्स सीखना है तो मैथ सीखना पड़ेगा बच्चों। क्रेश कोर्स के अंदर हम बच्चों 2 से 3 टॉपिक तो खाली मैथ्स के सिखाते हैं, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री, लॉग टेबल एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। नॉट 50%, लेकिन मोर देन 60 to 70% टॉपिक विच इज एक्चुअली ऑफ मैथमेटिक्स, लेकिन हम फिजिक्स के क्रेश कोर्स में सिखाते हैं जस्ट बिकॉज, सॉरी ब्रिज कोर्स में सिखाते हैं जस्ट बिकॉज उसके सिवा फिजिक्स नहीं आ सकता। ये चीज खास ध्यान रखना बच्चों। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं अब आज का जो लेक्चर्स है वो। ओके, नो डाउट आज का लेक्चर आधा तो हमने फिजिक्स और साइंस को समझने में चला गया, लेकिन अब हम एक्चुअल में फिजिक्स को समझना ट्राई करेंगे। उससे पहले जब 11th साइंस स्टार्ट करते, उससे पहले फिजिक्स के ब्रिज कोर्स का क्या महत्व है और क्यों हम इस कोर्स को ला रहे हैं बच्चों आपके लिए। बहुत छोटा सा कोर्स है, 10 से 15 घंटे का। उसमें 3 से 4 घंटे फिजिक्स, 3 से 4 घंटे केमिस्ट्री, 3 से 4 घंटे मैथ्स और बायो।
यानी कि 12 से 13 घंटे में पूरा कोर्स आ जाएगा, यानी कि 10 दिन के अंदर एवरेजली 1-2 लिख दो रेंडमली, कब एक, कोई दिन एक, कोई दिन दो, कोई एक दिन एक लेक्चर या कोई 2 बार, बहुत छोटे से टाइम में इस कोर्स को हम कंप्लीट करेंगे। लेकिन इस कोर्स का मेन मोटिव हमारा है, ये जो 10th स्टैंडर्ड है, हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है, ये 10th और 11th के बीच में गैप बहुत बड़ा है। देखो 9th के और 10th के बीच का गैप इतना सा था। आपने देखा कि 9th के जो भी चैप्टर्स मैथ्स में आ रहे थे सारे 10th में आ रहे थे, 9th के साइंस के चैप्टर मोस्ट ऑफ द 10th में, लेकिन ऐसा 11th में नहीं हुआ। 11th और 10th के अंदर बच्चों, स्पेशली साइंस वाले स्टूडेंट्स को इतना ज्यादा गैप इस एकेडमिक सिचुएशंस के अंदर आ जाता है कि 10% या 20% स्टूडेंट्स तो साइंस में 2-3 लेक्चर या 10-15 लेक्चर के बाद ही हिम्मत हार जाता है कि सर 10th में तो मैं मास्टर था, मुझे सब कुछ आ रहा था, याद रह जाता था, लेकिन 11th में नहीं आ रहा है, याद नहीं रहा है। तो इसका रीजन क्या सर जी? इसका रीजन से हमारी एजुकेशन सिस्टम्स, मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, इस एजुकेशन सिस्टम को ब्लेम कर रहा हूँ जिसने इस टाइप की चीज को बनाया हुआ है। काफी सारी चीज हम 11th साइंस की 9th 10th में डिटेल में सीख सकते थे, लेकिन वो टेक्स्ट बुक और इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने नहीं सीखी, क्योंकि वो सिलेबस में नहीं होता था। ओके, वैसे तो इस साल हमने फाउंडेशन कोर्स ऐड कर दिया है, जिससे हम नेक्स्ट बार 11th साइंस वाले या 12th 10th स्टैंडर्ड वाले स्टूडेंट्स को ये कोर्स कराने की जरूरत ना पड़े हमें, वो हम अभी 9th 10th के अंदर करवाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन आपको ये फाउंडेशन का चीज मटेरियल रेडी नहीं था लास्ट ईयर और आप नहीं सीखे, इसलिए आपको ये कोर्स करवाना है। तो ये जो चीज हो रही है कि स्टूडेंट्स 11th साइंस में आके 50% आपका काम है ना वहां रुकता है, क्योंकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता है। अब होता क्या है कि जनरली 10th वाले टीचर ऐसा सोचते हैं कि भाई वो जब साइंस में जाएगा तब 11th के अंदर साइंस के टीचर उसको समझा देंगे, और साइंस वाले टीचर ऐसा सोच रहे कि वो 10th में सीख के आया होगा, समझ में आ रहा है बच्चों? राइज हो रहा है एंड हो क्या रहा है? देखो 10th वाले टीचर को ऐसा लगता है कि ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कंसेप्ट, ग्राफ का कंसेप्ट, वर्क फॉर्मूला, ये काफी सारी चीज यदि डिटेल में डिफरेंशिएशन वो 11th साइंस वाले टीचर सिखा देंगे, और 11th साइंस वाले टीचर को लगता है कि वो 10th में सीख के आया हुआ है। अब बच्चा ना तो 10th में सीखता है ना 11th साइंस वाले टीचर से सीखता है, और ये गैप इतना बड़ा हो जाता है कि 50% प्रॉब्लम्स उसको स्टार्ट हो जाती है। दैट इज द रीजन ऑफ बेसिक कंसेप्ट, आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है इसीलिए। तो ऐसा ना हो इसलिए हम ऐसे टॉपिक आपको बताएंगे जो टॉपिक साइंस के अंदर और स्पेशली मेरे सब्जेक्ट के अंदर यानी कि फिजिक्स के अंदर, आपके केमिस्ट्री या मैथ्स बायो के लेक्चर्स में कल अरेंज करवाऊंगा, मैसेज टाइमिंग आपको मिल जाएगा कल, राइट। तो फिजिक्स के अंदर ऐसे टॉपिक में कवर कराऊंगा जो आपको 11th के अंदर बहुत डिटेल्स में आने वाले हैं, जिसका ओवरऑल कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, जस्ट खाली रिकॉलिंग करवाऊंगा कि ये टॉपिक आपको थोड़े बहुत मेहनत करके सीख लेना है। वैसे यदि आप इस सारी चीज़ को आपको सीखना चाहो तो इसके वीडियो लेक्चर्स में भेज सकता हूँ, और आप उस टॉपिक को डिटेल में सीखोगे। लेकिन ब्रीच कोर्स है, 3 से 4 घंटे में हमें काफ़ी सारे टॉपिक को कवर करने होते हैं। सो दैट्स व्हाई वी जस्ट कंक्लूड द सम ऑफ द टॉपिक, दैट इज यूनिट ऑफ डिफरेंट क्वांटिटी, यानी कि कोई भी क्वांटिटी का यूनिट क्या होता है ऐसा फाइंड करना, उसका फॉर्मूला बेस से डिराइव करना आना चाहिए। काइनेमेटिक्स आना चाहिए, 9th स्टैंडर्ड में जो मोशन, फोर्स, वर्क, एनर्जी, ग्रेविटेशन जो फिजिक्स था वो आना चाहिए, क्योंकि वो चीज़ पूरी की पूरी 9th का फिजिक्स है ना बच्चों 11th में आने वाला है। तो प्लीज़ आई जस्ट रिकमेंड कि 9th स्टैंडर्ड का जो फिजिक्स है, 9th स्टैंडर्ड का जो फिजिक्स है वो आप सीख लो अच्छे से अभी इस वैकेशन के दौरान, जब तक आपका एकदम 11th का स्टार्ट नहीं हो जाता। जस्ट बिकॉज यदि वो आता होगा तो आपको बहुत सारी हेल्प मिल जाएगी, बहुत सारा फायदा होगा 11th साइंस के अंदर। थर्ड टॉपिक है दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। बच्चों ट्रिग्नोमेट्री मैंने याद हो तो 10th स्टैंडर्ड में ही बताया था, तो आप मेरे ही स्टूडेंट हो तो आपको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी और मुझे कुछ सिखाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी ट्रिग्नोमेट्री में, क्योंकि जस्ट बिकॉज सब कुछ मैंने सिखा दिया हुआ है। ओके, सो टेंशन नहीं लेना है ट्रिग्नोमेट्री में। ओके, यदि 9th स्टैंडर्ड में मेरे पास पढ़े हो तो फोर्स, लो, मोशन, वर्क ये भी आपने ऑलरेडी सीखा होगा। अंडरस्टैंडिंग द ग्राफ, यानी कि ग्राफ से हम क्या समझ सकते हैं, यदि कोई ऐसा ग्राफ दिया हुआ है वी वर्सेस टी का ग्राफ है, एस वर्सेस टी का ग्राफ है, तो उसको समझना होगा। ओके, ग्राफिकल चीज को समझना होगा, ग्राफ को एनालिसिस कैसे करते वो चीज आप कोर्स के अंदर सीखोगे।
दो 12th मैथ्स के टॉपिक है, 12th स्टैंडर्ड के अंदर मैथ्स के अंदर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आता है। और प्रॉब्लम ये है कि यदि इसको मैं ऐसा सोच लूं भाई आप 12th के मैथ्स के स्टूडेंट हो, 12th स्टैंडर्ड में सीख लोगे, बोलोगे सर ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन तो हमने पहली बार देखा, चलो ऊपर वाले ये समझा, ये देखा था, ये सुना था, ये भी सुना था, ये दो वर्ड्स हमने पहली बार सुने। तो ये एक्चुअली 11-12 के टॉपिक है, लेकिन मैं क्रेज कोर्स में, ब्रिज कोर्स में ऐड करा रहा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ ये 11th फिजिक्स में आ जाता है। अब यदि हम वेट करेंगे कि भी 12th मैथ सीखोगे तब आपको इंटीग्रेशन डिफरेंस, तब 11th फिजिक्स में तो 10% सिलेबस आपका वेस्ट हो जाएगा। ऐसा ना हो इसलिए हमने ये वेट नहीं करना है कि 12th में सर मैथ्स वाले सिखाएंगे आपको और बायो वाले का तो वैसे मुझे सिखाना होता है, तो ये चीज हमने ब्रिज कोर्स में इंक्लूड कर ली है। ओके, ब्रिज कोर्स में हम डिटेल में नहीं बात करेंगे, कोई चीज का बेसिक कंसेप्ट बात करके उसका वीडियो लेक्चर्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ओके बच्चों, और काफी सारी दूसरे टॉपिक भी आपको इस ब्रिज कोर्स के अंदर कवर कर रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले तो यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट यानी कि कोई भी चीज का, देखो ये चैप्टर नहीं समझा रहा हूँ, आप फिजिक्स में देखोगे तो यूनिट एंड मेजरमेंट करके 2nd नंबर का चैप्टर है, लेकिन मैं आपको चैप्टर नहीं सिखाऊंगा आज। ओके, जस्ट फील दे रहा हूँ आपको उस चीज के बारे में। कोई बता सकते हैं मुझे ये क्या, ये पैरेलल है? ये जो पटरी है रेलवे की ट्रैक, ये पैरेलल है? गिव योर आंसर, मैसेज करो बच्चों। Is this a parallel track? Message me. So most of the student का आंसर आया yes. लेकिन क्या ये दिख रहे है कि ये पैरेलल? सोचो, क्या ये पैरेलल दिख रहे, क्योंकि ये रेड लाइन है वो पैरेलल दिख रही, क्या ब्लैक कलर की लाइन पैरेलल दिख रही है? ये सॉरी, ये ब्लैक कलर की लाइन, सॉरी ब्लैक कलर की लाइन जो पटरी है, क्या पैरेलल दिख रही है आपको? नहीं दिखेगी। नो, यस। क्यों नहीं दिख रही? क्योंकि नहीं दिख रही है सर, लेकिन है पैरेलल। तो काफी बार काफी सारी चीज ऑब्जर्वेशन से नहीं पता चलती, हम देखते हैं हमें लगता है कि ये पैरेलल है, लेकिन एक्चुअल में होती है समटाइम्स। जैसे कि हमने कोई चीज लाइक एग्जांपल फॉर सब्जी लेने गए, तो सब्जी वाले बोल रहा है कि मेरे पास वो जो यानी कि जो मेजर करने का कांटा है वो नहीं है, वेट मशीन। सर आप लगा लो कि क्या 1 किलोग्राम होगा, तो आप ऑब्जर्वेशन क्या ये आपका सही होगा? सच बताओ, क्या आपने जो ऑब्जर्व किया कि ये 1 किलोग्राम, क्या सच में 1 किलोग्राम ही निकलता है आपका ऑब्जर्वेशन? यस और नो? नो आंसर नो, नहीं निकलेगा, या तो ज्यादा होगा या कम होगा। आपने वो सामने वाला जो हर रोज बेच रहा है ना, उससे भी नहीं प्रॉपर मेजरमेंट हो पाएगा, यानी कि ऑब्जर्वेशन नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका सारी क्वांटिटी ऑब्जर्वेशन से नहीं पता चलती। ऑब्जर्वेशन नॉट बी ऑलवेज करेक्ट, वो हर बार करेक्ट होता नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ता है? मेजरमेंट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? कोई भी चीज का मेजरमेंट करना पड़ता है। तो हम जब भी कोई भी चीज को मेजर करेंगे तो उसका मेजरमेंट करने के बाद, जैसे कि मैंने मेजर किया कि 15, तो बाद में पीछे क्या लिखते हैं हम? किलोग्राम लिखते हैं। दैट इज द यूनिट। ये चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि जब आप 11th फिजिक्स में मेरा लेक्चर नहीं, कोई भी स्कूल के टीचर्स के, कोई भी ट्यूशन के लेक्चर्स आप जब अटेंड करोगे, कहीं से भी वीडियो में, कहीं से भी कोई भी टीचर आपको बाद में वो नहीं सिखाएगा कि भाई एक्सीलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं बच्चों? ये चीज कभी कोई नहीं सिखाए, लेकिन उसके मार्क्स जरूर वो कट कर देंगे। सिखाएंगे नहीं, मार्क्स जरूर कट कर देंगे। दैट मीन्स यू हैव टू लर्न योर ऑन सेल्फ। तो ऐसा ना हो कि बाद में आपने लर्न किया ही नहीं और इसके मार्क्स गवा बैठे। तो इसलिए मैं अभी ये ब्रिज कोर्स के अंदर पहला टॉपिक मैंने यूनिट लिया हुआ है। क्या है यूनिट? ये 4 चीज, मेजरमेंट खास करना। मेजरमेंट के अंदर हम अलग अलग क्वांटिटी को मेजर करते हैं, चेक करते हैं बच्चों आपका यूनिट का पावर, यूनिट का कंसेप्ट कितना क्लियर है बच्चों। कोई बता सकते हो वेट का यूनिट क्या है? मैसेज करोगे, बोलोगे नहीं मुझे। वेट का यूनिट क्या है? मैसेज में जस्ट जल्दी मैसेज करो सारे स्टूडेंट्स। ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स नीड टू बी इन्वॉल्व इन द लेक्चर्स। ध्यान रखना है 10th स्टैंडर्ड नहीं है बच्चों।
तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का आंसर आया किलोग्राम, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का आंसर आया किलोग्राम, लेकिन ये रॉन्ग है। वेट का यूनिट है न्यूटन्स। वेट का यूनिट क्या है बच्चों? न्यूटन्स। हाँ सर, याद आ गया। 9th स्टैंडर्ड का वो टॉपिक कौन सा? वेट एंड मास। मास का यूनिट होता है बच्चों किलोग्राम, मास का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। और वेट का यूनिट क्या होता है? न्यूटन्स। वेट इज द फोर्स, और फोर्स का जो यूनिट होता है वो वेट का यूनिट होता है। समझ में आ रहा है बच्चों? राइज योर हैंड, ऐसी चीज मार खा जाओगे। टेम्परेचर का यूनिट क्या है बच्चों? तो ऑलवेज सेकंड लेना है। क्या लेना है बच्चों? ऑलवेज सेकंड लेना है। चलो बच्चों, टेम्परेचर सॉरी टाइम का यूनिट सेकंड लेना है। टेम्परेचर का यूनिट क्या है बच्चों? मैसेज करो मुझे जल्दी से फटाफट, जस्ट चेक करना है मुझे। ये अलग अलग स्टूडेंट्स अलग अलग आंसर मैसेज करेंगे। यस, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने भेजा है सेल्सियस। तो 3-4 यूनिट है, सेल्सियस है, केल्विन है, फ़ारेनहीट है, लेकिन ज़्यादातर हम केल्विन का यूज़ करेंगे। ओके, ज़्यादातर हम केल्विन का यूज़ करेंगे। चलो बच्चों, हाइट का यूनिट क्या है? हाइट का यूनिट मैसेज करो। कोई भी हाइट फाइंड करनी हो तो उसके पीछे क्या लगेगा? यस, सेंटीमीटर। बच्चों, ये लेंथ का यूनिट क्या है? मैसेज करो। ओके, अब बताओ बच्चों, प्रेशर का यूनिट क्या है? ये यदि बता दिया तो समझ गए। चलो, प्रेशर का यूनिट क्या है? मैसेज करो जल्दी। फोर्स इज नॉट यूनिट, फोर्स इज अ क्वांटिटी। ध्यान रखो, क्विंटल इट इज नॉट राइट थिंग्स, नॉट। प्रेशर का यूनिट, वेरी गुड, पास्कल। एक स्टूडेंट्स ने आंसर दिया है पास्कल। ओके, अब कोई दूसरा कोई यूनिट बता सकता है प्रेशर का इस पास्कल के अलावा? पास्कल के अलावा कोई दूसरा यूनिट कोई बता सकता है प्रेशर का बच्चों? देखो, फिजिक्स इतना बोरिंग नहीं है जितना आज लेक्चर के अंदर सीखोगे। ओके, फिजिक्स जब अब मैं सेकंड चैप्टर स्टार्ट करूंगा ना, जब 11 साइंस का, तब पता चलेगा कि कितना मजा आएगा फिजिक्स के अंदर। ओके, ये तो सारी चीज हम खाली फील करवाने के लिए करो सिखा रहे हैं आपको। प्रेशर का यूनिट पास्कल, दूसरा यूनिट है, नहीं आया मैसेज अभी। किलो पास्कल, इट्स नॉट, इट्स ऑलमोस्ट पास्कल सेम। दूसरा यूनिट है। देखो, प्रेशर का फॉर्मूला था फोर्स अपॉन एरिया बच्चों, हाँ कि ना? यस और नो? प्रेशर का फॉर्मूला, यस, श्रेया का सही आंसर आया हुआ, मीटर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वेरी गुड, श्रेया इज द करेक्ट, राइट? कि भाई फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर का यूनिट क्या है? फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन्स और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो आंसर क्या है बच्चों? न्यूटन्स अपॉन मीटर स्क्वायर। यदि ये चीज आपको आ गई ना बच्चों, तो बहुत काम आएगा आपको इन फ्यूचर्स। ये सारी चीज आपको सीखनी है इस वैकेशन के अंदर। मैं सिखाऊंगा नहीं, मैंने आपको बता दिया कि भाई ऐसी चीज आपको काम आएगी। अब आपको क्या करना है कि यदि आपको अच्छा रिजल्ट लाना है तो 8 और 9th और 10th स्टैंडर्ड में जितने भी क्वांटिटी आई फिजिक्स साइंस केमिस्ट्री के अंदर, वो सारी क्वांटिटी, चाहे वो मास हो, चाहे वो वेट हो, चाहे वो प्रेशर हो, चाहे वो फोर्स हो, चाहे वो एक्सेलरेशन हो, जितनी भी क्वांटिटी, नई नई क्वांटिटी, उसके फॉर्मूला याद रखो। और इस टाइप का फॉर्मूला याद रखने के लिए मैं आपको एक आज पीडीएफ फाइल भेजूंगा, उसमें आपको फॉर्मूला मिलेगी, वो सारे फॉर्मूला आपको लर्न कर देने। ओके, हर एक ब्रिज कोर्स के लेक्चर के बाद एक सीट भेजूंगा जिसमें आपको उसके रिगार्डिंग वर्कआउट करना पड़ेगा। ओके, तो ये चीज आपको, चलो अब और सीखते हैं हम। एग्जाम्पल फॉर, आपको किसी ने पूछा कि वेलोसिटी का यूनिट क्या है, कौन बता पाएगा? मैसेज करो बच्चों। वेलोसिटी का यूनिट क्या है बच्चों? मैसेज करो जल्दी से। नहीं आया मैसेज अभी। What is the unit of velocity? वेलोसिटी, वेलोसिटी का पूछा है, स्पीड का नहीं। मैंने वेलोसिटी का फॉर्मूला पूछा हुआ है। इट इज वेक्टर क्वांटिटी। मैंने यूनिट पूछा है, उसका फॉर्मूला और यूनिट पूछा है बच्चों।
देखो बच्चों, वेलोसिटी का यूनिट है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट का जो यूनिट होता है वो मीटर होता है और टाइम होता है सेकंड। तो वेलोसिटी का यूनिट क्या हुआ? मीटर पर सेकंड। चलो बच्चों, फोर्स का यूनिट क्या होता है बच्चों बताओ? न्यूटन के अलावा, न्यूटन के अलावा, न्यूटन तो मुझे पता ही है फोर्स का दूसरा यूनिट। तो कैसे फाइंड करूं? तो उसके लिए आपको फोर्स का फॉर्मूला याद आना चाहिए। क्या? मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स का दूसरा फॉर्मूला है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास, मास का किलोग्राम और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इट इज द यूनिट ऑफ फोर्स। न्यूटन्स के अलावा जो दूसरा यूनिट होगा वो ऐसे, ये दैट इज द डिराइव यूनिट, उसको हम डिराइव यूनिट बोलते हैं। ओके, मैं आपको ये सीट भेजूंगा, उसमें सारे जितने भी फॉर्मूला, वो सारे फॉर्मूला याद होने चाहिए बच्चों सभी को। ऐसे बहुत सारे फॉर्मूला, जैसे प्रेशर का बताया, फोर्स का बताया, वेलोसिटी का बताया। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बच्चों? ऐसे कोई भी फॉर्मूला, कोई भी यूनिट डिराइव कर पाओगे यदि फॉर्मूला याद हो तो बच्चों? हाँ ना बोलो? यस सर। ओके, तो ये आपको आना चाहिए, ये आपको आना चाहिए। ओके, बाद में ऐसा बोलो कि सर मुझे याद नहीं था फोर्स का यूनिट क्या है, तो आप नहीं कर पाओगे बच्चों, क्योंकि आपको हर एक थियरी में, हर एक स्टेटमेंट में कहीं ना कहीं यूनिट की जरूरत पड़ती आएगी। तो आप वहां ही मार खा जाओगे तो आगे कॉन्सेप्ट में फोकस कहाँ रखोगे? देखो, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इस थियरी को लर्न करने के लिए आपको ऐसी चीज के ऊपर ही फोकस करना है जो आपके लिए नया है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज है। एग्जिस्टिंग नॉलेज यानी कि क्या? यदि कोई बताए कि फोर्स का दूसरा यूनिट क्या है, तो ये तो आपको आना चाहिए। तो यही जब आप 11 12 के अंदर ये भी चीज सीखने लगोगे जो ऑलरेडी 9th 10th के अंदर आ गई है, 8 के अंदर आ गई है, तो कभी नहीं सीख पाओगे फिजिक्स। आपको एटलीस्ट 8 9th 10th का फिजिक्स तो आना ही चाहिए। 8 9th 10th का फिजिक्स यदि नहीं आएगा तो 11th और 12th के अंदर बहुत बड़ा प्रॉब्लम। चलो 8 छोड़ दो, 9th एंड 10th तो खास कर लो। अभी भी आपके पास टाइम है, खाली कुछ करो नहीं तो एटलीस्ट वीडियो लेक्चर स्टार्ट कर दो, देखना। क्या स्टार्ट कर दो? वीडियो लेक्चर स्टार्ट कर दो, देखना। ओके, किसके? फिजिक्स के। विजन ई लर्निंग की एप्लीकेशंस में भी मैं, ऐसा हो तो आपको भी यूट्यूब में आप सर्च कर लेना हमारा, और कहीं से भी आप देख सकते हो, या फिर मैं लिंक भेज दूंगा। ओके, या तो आप रीड ना, वीडियो ना देखना हो तो बुक्स खाली प्रेफर कर लो, एक बार नजर घुमा लो बुक्स के अंदर, 9th और 10th की बुक्स के अंदर। ये कर लेना बच्चों बिफोर स्टार्टिंग 11 साइंस। 9th एंड 12th की जो टेक्स्ट बुक है उसके ऊपर एक बार नजर घुमा लेना, एक बार उसके फॉर्मूला, उसके कॉन्सेप्ट एक बार रिविजन्स कर लेना, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए बच्चों। क्लियर है? हाँ ना बोलो? हाँ सर। तो हमारा ये जो फर्स्ट टॉपिक था, देखो मैं कोई टॉपिक आपको सिखा नहीं रहा हूँ, मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज आपको आएगी आज। ये जो चीज है यूनिट ऑफ डिफरेंट क्वांटिटी, ये बच्चों पक्का कर लेना। ओके, उसमें बहुत सारी क्वांटिटी आ सकती है, मैं चाहूँ तो आज लेक्चर लेना करूँ 2-3 घंटे चले जाएंगे खाली यूनिट ऑफ क्वांटिटी के ऊपर ही। तो जितने भी 9th और 10th स्टैंडर्ड में जितने भी टॉपिक है, उस सारे टॉपिक के जो यूनिट्स है, उसका जो फॉर्मूला है वो याद कर लो। इतना कर लोगे तो आपको फिजिक्स के अंदर आपकी 10%, 5 से 10% मेहनत कम लगेगी, कोई थियरी हो या कोई टॉपिक को समझने में, और 5 से 10 मिनट उसको लर्न करने में। ओके, स्मार्ट वर्क करना है बच्चों, हार्ड वर्क नहीं करना है। स्मार्ट वर्क से ही रिजल्ट आएगा। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज काइनेमेटिक्स। अब काइनेमेटिक्स के अंदर हम 9th स्टैंडर्ड का फिजिक्स देखेंगे। ये पूरा जो टॉपिक है दैट इज 9th फिजिक्स। 9th स्टैंडर्ड में जितना भी फिजिक्स आ रहा था उसको हम समझ लेते, जो आपको 11th साइंस में, 11th फिजिक्स में क्या होगा, रिपीट होगा। क्या है काइनेमेटिक्स? पहली चीज तो बच्चों फटाफट से जाऊंगा, आपको कोई प्रॉब्लम्स हो तो खाली बता सकते हो। बच्चों डिस्टेंस क्या है वो तो पता है ना? डिस्टेंस इज द एक्चुअल पार्ट कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स मोशन। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। किसी को पता है ये स्केलर और वेक्टर का खेल? कौन बता पाएगा स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में? हेलो, व्हाट डू यू मीन बाय? हाँ रोमिल बोल। सर स्केलर में हम लोग है ना क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं और वेक्टर में नहीं कर सकते। रॉन्ग है। दूसरा कोई बता सकता है? स्केलर का सही है, वेक्टर का रॉन्ग है। मेजर तो बच्चों दूसरे को कर, दोनों को कर सकते, क्योंकि वो क्वांटिटी है। क्वांटिटी को तो मेजर कर सकते हैं ना हम,
ओके तो ये दोनों चीज क्वांटिटी तो मेजर करना तो कॉमन सेंस है कि दोनों को कर सकते। एक दूसरा एक पॉइंट आता है स्केलर एंड वेक्टर में, कौन बताया पाएगा दूसरा कोई स्टूडेंट? बाकी के स्टूडेंट्स कौन बता पाएगी ये स्केलर और वेक्टर का खेल? स्केलर, हाँ बोलो, कौन बोलेगा? स्केलर एक ऐसी क्वांटिटी है, एक काम